a nursing mother, तो then she has to stop it. हाँ, of course उसको रोकना है, ये नहीं कि कोई अब आपके दिमाग में आके डाल दे। ये इसलिए मैं ऐसी बातें करी क्योंकि ये जब आप बाहर कहीं बैठते हो ना, तो आप फिर यूँ देख रहे होते हो कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि कौन इनको आके ये बातें बोल रहा है। वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बच्चे को फीड करा रही होती हैं। नहीं, वो कोई आके कह देगा नहीं माँ का दूध तो बहुत होता है, नहीं माँ के दूध से बच्चा। अब माँ के दूध में ही प्रॉब्लम आई हुई है तो आप उसमें क्यों स्पेशलिस्ट का? मैं ये कहती हूँ 100 जो वो लोग हैं जो जिनको कोई आइडिया नहीं इस डिजीज़ का, उनको पूछने से बजाय आप एक कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट से वो नहीं करेंगे। ये मुफ्त के जो मशवरे होंगे ना इधर उधर के, अब कोई कह देगा वो मेरी जानने वाली थी ना तो उसने तो करवाया था फीड, उसका भी ऐसे कुछ हल्का सा था लेकिन वो तो फीड करवा रही थी। अब देखिए मदर्स तो थोड़ी सी इमोशनल हो ही जाती हैं, ममता जाग जाती है कि नहीं मैं बच्चे को दूध ना पिलाऊंगी तो ये हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि उस दूध की वजह से बच्चे में कितना नुकसान हो रहा है और आपको कितना नुकसान हो रहा है, तो प्लीज़ ये भी मदर्स लाइफ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। नर्सिंग मदर्स के लिए अभी बता दिया डॉक्टर साहब ने कि अगर वो ज़रा कोई भी हल्का सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दे शुड स्टॉप राइट अवे, नर्सिंग ना करें बच्चे की। अच्छा, तीसरा उनका स्पेशलिस्ट को दिखाएं। स्पेशलिस्ट को अगर वो कहती है स्टॉप तो फिर स्टॉप, नहीं तो अगर कोई मसला नहीं तो फिर दे कैन कंटिन्यू। ये तो हमने एक बात कह दी है। अगर सबसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि कंसल्ट करें आप किसी स्पेशलिस्ट से, वो आपको बताएगी या बताएंगे कि आपने करना क्या है। अच्छा, तीसरा उनका सवाल था कि जो के ग्रोथ, इन्होंने ये कहा था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई हो तो उधर ही ग्रोथ हो सकती है क्योंकि पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है ना जी। हमारी तरफ ये ट्रेंड ज़्यादा है कि पूरा ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि फिर रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। दैट्स व्हाट वी डू कि पीछे हमारा एक मसल है उसको हम मोबिलाइज करके फ्रंट पे ले आते हैं और उसको लेटिस्मस डोर्साई फ्लैप बोलते हैं हम लोग, उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें इम्प्लांट रखना हुआ तो हम इम्प्लांट रखते हैं तो एक प्रॉपर ब्रेस्ट शेप दे देते हैं। सही। और आफ्टरवर्ड्स जब शेप प्रॉपर बन जाती है तो हम निपल रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा हो सकता है ये सही है। अगर आपके ब्रेस्ट में से या आपके उसमें से हल्का सा भी कोई आपको महसूस हो रहा है कि कोई पानी आ रहा है या हल्की सी पीप आ रही है, उसका क्या होता है डॉक्टर साहब? देखो ये भी है, बहुत सी जो आती है पेशेंट्स उनका भी मसला होता है कि वाटरी जैसे डिस्चार्ज है। अगर ब्राउनिश डिस्चार्ज हो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, दैट्स नेचुरल। मिल्की डिस्चार्ज इवन आफ्टर नर्सिंग कुछ अरसे तक रहता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन और अगर ब्लड स्टेन्ड होना डिस्चार्ज तो वो एक अलार्मिंग सिग्नल होना चाहिए। उसको फिर हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना होता है क्योंकि कभी कभी कैंसर की प्रेजेंटेशन यही होती है। ठीक है, एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि एक दफ़ा जब कैंसर निकल गया, समझें कि आपने ब्रेस्ट हटा दिया और आपको पता है कि अब जी कैंसर इज़ गॉन विद दैट थिंग, क्या दोबारा सर्जरी के बाद इम्कानात हैं कैंसर आने के? कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ऑल्दो वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस, हम सर्जरी करते हैं, अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं तो उसकी भी अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें हमें नॉर्मल रिम ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू निकालना होता है, इवन ब्रेस्ट कभी कभी रिमूव करना पड़ता है, कीमो देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन आफ्टर द सर्जरी फर्स्ट 2 ईयर में दोबारा डिजीज़ के आने का ख़तरा होता है। फर्स्ट 2 ईयर में ज़रा ज़्यादा होता है। अगर फर्स्ट 2 ईयर में रिकरेंस ना हो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी हम उस पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं दोबारा रिकरेंस ना हो, और उसके बाद ना हो तो फिर चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं रिकरेंस के। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर पे। ट्यूमर साइज अगर छोटा होगा तो रिकरेंस के चांसेस कम होंगे, बड़ा होगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। हमारे जो आर्मपिट में ग्लैंड्स होते हैं, अगर डिजीज़ वहाँ स्प्रेड की हुई हो तो फिर जैसे एज ए डॉक्टर हम अपना एक प्लान करते हैं, उसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस बढ़ जाते हैं। और अगर छोटा साइज होगा ट्यूमर का तो वो आर्मपिट के ग्लैंड में स्प्रेड नहीं किया हुआ होगा तो वो फिर एक गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होती है। फिर टिश्यू टाइप वो फिर एज ए डॉक्टर हम खुद देखते हैं, अगर उसमें जैसे ग्रेड 3 होती है तो फिर हमें होता है कि ये थोड़ा सा अच्छा ट्यूमर नहीं, और तो जाहिर सी बात है वी डोंट डिस्कस इट विद द पेशेंट बट वी कीप फॉलोइंग आवर पेशेंट। सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि बायोप्सी करवानी कितनी ज़रूरी होती है उस पर।
बहुत ज़रूरी है। अगर हमें क्लिनिकली एक लंप हार्मलेस लग रहा है और एक्सरे या अल्ट्रासाउंड पे हार्मलेस लग रहा है तो हम खुद पेशेंट को नहीं कहते कि आप बायोप्सी करवाओ, लेकिन जहाँ सस्पिशन आती है वहाँ पे बायोप्सी करवानी 100% ज़रूरी होती है। उसको करवाना ही होगा, हमें टिश्यू टाइप को देखना होगा। अगर टिश्यू बायोप्सी पे आता है कि ये बिनाइन है तो फिर हम उसको कहते हैं पेशेंट को कि ये उसकी मर्ज़ी, वो भी निकलवाना चाहे, फॉलो करना चाहे, बाद में निकलवाना चाहे। लेकिन अगर सस्पिशन यहाँ पे भी आती है बायोप्सी पे फिर तो वी हैव टू टेक द स्टेप ना। कैंसर को हम व्हाइल डायग्नोसिस व्हाट स्टेप्स आप फॉलो करें, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, द टर्म व्हिच इज कॉल्ड ट्रिपल असेसमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और उस पे भी हमें पता चल जाता है कि ये कैंसरस फील है या एक हार्मलेस लंप की फील है या सिस्ट है ब्रेस्ट में। और फिर उसके बाद एक्सरे जो मैमोग्राम ऑफ ब्रेस्ट या अल्ट्रासाउंड, उस पे भी अगर हमें लगता है कि सस्पिशियस है तो फिर नीडल बायोप्सी 2 तरीके से करते हैं। एक सिंपल नीडल डाल के जिसको FNAC बोलते हैं, एक थोड़ी सी वाइट बोर्ड नीडल होती है जिसको हम ट्रूकट नीडल कहते हैं। वो एक छोटा सा टिश्यू ले लेती है ट्यूमर का और वो हम भेजते हैं। अच्छा, उन्होंने एक और सवाल भी किया था जो कि यहाँ पे भी मैंने सवाल नोट किया कि एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाए तो क्या दूसरे ब्रेस्ट से, एक तो प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटी होती है, कंसेप्शन है उसमें पॉसिबल, आपके एक बच्चे के बाद आपको कैंसर हो गया, आपने ब्रेस्ट रिमूव करवा दिया, अब आपको दोबारा कंसीव करना है, सो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखो यूजली जब हम कीमो दे रहे होते हैं कैंसर के लिए तो होता ये है कि जैसे अर्ली मेनोपॉज हम बोलते हैं कि पीरियड स्टॉप हो जाते हैं सब कुछ, और अगर वो हार्मोन पॉजिटिव है, यंग है, तो हम लोग यही उनको कहते हैं कि ओवरी रिमूवल या ओवरीज को सप्रेस करते हैं, तो चांसेस थोड़े से कम ही होते हैं फर्टिलिटी की तरफ, इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ फिर इम्पोर्टेंट ये है नर्सिंग का तो नहीं कि क्या करना, ब्रेस्ट फीड कराना है कि नहीं कराना ऑपोजिट ब्रेस्ट से, ये होगा कि दूसरे ब्रेस्ट में चांसेस हैं कि नहीं है कैंसर होने के। अच्छा, अब अगर आपको हो जाती है माशाल्लाह से, कोई किसी को प्रेगनेंसी अल्लाह करे हो, ऐसा किसी का मसला हो तो हो भी जाए, तो फिर उसके बाद आप उस बच्चे को फीड करा सकते हैं दूसरे ब्रेस्ट से? क्यों नहीं करा सकते? आराम से करा अगर देखो अब वो ये है कंसीव करती नहीं करती है, कितने अरसे में कंसीव करती है, सून आफ्टर कीमो नहीं कर सकते हैं, वी कांट अलाउ देम, उनमें प्रॉब्लम्स होती है। देखो कीमो का एक लॉन्गर पीरियड होता है, फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी होती है, फिर उसके बाद भी कुछ अरसे के लिए वो नहीं कंसीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं सिनेमेटोग्राफी और हार्मोनल जो है ये थेरेपी, ये क्या होती है? हार्मोनल थेरेपी ये कि जब हम टिश्यू भेजते हैं है ना बायोप्सी के लिए, तो उसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेटस क्या है ट्यूमर का, हार्मोन स्टेटस क्या है ट्यूमर का, और अभी जो न्यू हम लोग एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं इम्यूनोथेरेपी, तो उसमें उसका टाइप क्या है सेलुलर, ठीक है। तो हार्मोन पॉजिटिव हो हमारे लिए खुशी की बात होती है, क्योंकि फिर हम पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी पे रख सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी यूजुअली 5 इयर्स तक दी जाती है, उसमें फिर ये कि चांसेस ऑफ रिकरेंस कम हो जाते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ट्रीटमेंट का एक कोई टाइम पीरियड आप नहीं दे सकते कि ट्रीटमेंट कितने अरसे में ख़त्म होगा या कितने अरसे में रिकवरी होगी? देखो वो डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन जब सर्जरी से पहले जब हम डायग्नोसिस देते हैं पेशेंट को कि इसको कैंसर है, तो वो हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कितने इंजेक्शन लगेंगे, अच्छा लगेंगे, कीमो लगेंगे, कीमो से पहले तो डर लग रहा होता है सबको, ये होता है वो होता है, ये सब कुछ इट इज़, लेकिन वी हैव नो चॉइस, करनी तो पड़ेगी ना। तो फिर उसमें यही होता है कि कोई ऑल्टरनेट नहीं है दर्द का कि कुछ कोई नई चीज़ आ गई हो जिसमें है अमेरिका में करवाते हैं। उसमें यही है कि ऑन्कोटाइप DX जीन टेस्ट होता है, अगर पेशेंट जो है वो कम गुड प्रोग्नोस्टिक उसमें आता है कैटेगरी में, तो उसको कीमो नहीं देते, लेकिन वो उस वक्त है ना कि अर्ली डिटेक्टेड ट्यूमर है, स्मॉल साइज है, लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं किया हुआ सब कुछ। हमारी तरफ तो वैसे ही जो पेशेंट प्रेजेंटेशन है वो तो आते ही सालों के बाद है, तो उसमें तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते उनको। मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि हमने पहले भी ब्रेस्ट कैंसर में बात की, स्क्रीनिंग का आज तक मसला है, जबकि इतनी अवेयरनेस टीवी पे बैठ के हम इतनी गवर्नमेंट ने क्या किया, ओपनली बात करें, हम ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज कहाँ हैं? फैसिलिटीज आप बताएं, ये भी मतलब तो जो भी है कैसे करें हम? जो भी है हमारी तरफ, हमारे ही एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, हेलो
कॉल ड्रॉप हो गई है जी, फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं दुबई से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सना है और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो मेरे पीरियड अब वो खुल के नहीं आते। मेरे 3 सीजर से बच्चे हुए हैं और अच्छा। पीरियड रुक रुक के आते हैं। ठीक है। तो हर महीने 5, 6, 7 दिन लेट भी होते हैं और जब आते हैं 3 दिन आके और फिर। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर, मैं ब्रेस्ट यहाँ पे अभी सर्ज। गई नहीं हूँ। मैं अभी 1 साल हुए यहाँ पे आई हूँ। मेरी बात सुन लेंगी? जी ये गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है, ये ब्रेस्ट सर्जन है। जब गायनाकोलॉजिस्ट आएंगी तो आप अब रोज़ टीवी देखें, इंशाल्लाह किसी दिन भी गायनाकोलॉजिस्ट आएंगी तो फिर आप कॉल कर सकती हैं हमें और हमसे बात कर सकती हैं। थैंक यू, अच्छा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और डॉक्टर साहब से भी इजाज़त लेंगे। डॉक्टर साहब का सेगमेंट भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग और इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी दिन ब्रेस्ट कैंसर पे हम कोई नई चीज़ पे बात करेंगे। आप हमें इसी तरह लिखते रहें, हमारे सजेशंस देते रहें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।